जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक जो है दी गई है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एमपी में होने वाली सभी परीक्षाओं, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की कर रहे हैं तो एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आपको ए सेल्फ STD25 एक कोड यूज करना है, जिसमें आपको 25 जो है डिस्काउंट मिलेगा तो खरीदते वक्त। तो इस कोड का यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं और अपना जो है आकलन कर सकते हैं, आप कितने गहरे पानी में हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आपको टेस्ट ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज को खरीदना होगा और इस कोड का यूज करते हुए 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें आज पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में देखेंगे और फिर उसके बारे में बाद फिर हम गद्यांश और पद्यांश को जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य है, सभी लोगों को बताना है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरों पर नियंत्रण होना, या फिर विविध भाषाओं की जानकारी होना। हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर बताना। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो उत्तर सभी लोग लगाएंगे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य क्या होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ए नंबर का, ठीक है। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य होता है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, ए नंबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या फिर राजभाषा। सभी से आंसर बनना चाहिए प्रश्न क्रमांक 32 का। तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मातृभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती। किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती। प्रश्न विकल्प 1 है जिसके अभिभावक शिक्षित हों, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। आपको बताना है भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती। तब आपका प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बताया है कि भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती, तो वो नहीं होती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा, सी नंबर का, ठीक है। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो वो आपका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो आपको बताना है कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जाती है, तब प्रश्न क्रमांक आपका और उत्तर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह शिक्षक, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, यानी कि 4 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तभी उसे शिक्षक सहायक सामग्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार का पत्र प्राप्त करने के लिए डाकिया द्वारा आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। डाकिया द्वारा आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तो किस प्रकार का पत्र प्राप्त करने के लिए, तार, अंतर्देशीय पत्र, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक। वर्तमान में किस प्रकार के पत्र प्राप्त करने के लिए डाकिया द्वारा आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
तब आपका 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजीकृत डाक। पंजीकृत डाक यानी कि 4 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केवल विभिन्न घटनाओं को सुनना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए, केवल कहानी सुनानी चाहिए या उपरोक्त सभी। स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तब आपको उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 36 का, और 36 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया है। अब अपन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने का अध्ययन करेंगे यहां पर। ठीक है, तो आपको है ना पुराने जमाने में लिखे हुए कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था यूनानी महाकवि होमर। यहां पर आपको बताना है, आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसके बाद आप बताएंगे, आपको टॉपिक में पढ़वा दूंगा बीच में। कंठस्थ का आस्य क्या है? कंठस्थ का तो वैसे भी आप जानते हैं क्या होगा कंठस्थ का अर्थ। यहां पर एक शब्द आया है कंठस्थ, ये आया है कंठस्थ, इसका अर्थ बताना है कि कंठस्थ का आस्य क्या होता है। याद कर लेना, कंठ का प्रयोग ना करना, कंठ को साफ करना या फिर भूल जाना। तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद करना। याद करना यानी कि ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारतीय साहित्य का भंडार विद्वानों ने किस भाषा के जरिए भरा है? ये क्वेश्चन है आपका। संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर अपभ्रंश। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। भारतीय साहित्य का भंडार विद्वानों ने किस भाषा के जरिए भरा है, ये आपका टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है ना। यहां पर है आपका भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा है। तब आपको उत्तर बताना है। ये आपके प्रश्न और उत्तर रहेंगे। यहां पर ये है, आपसे पूछा गया कि भारतीय साहित्य का भंडार विद्वानों ने किस भाषा के जरिए भरा है, तो आपने टॉपिक पहले पढ़ें और फिर उत्तर बताना है। 1 नंबर आपका संस्कृत बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1, 2, 5 या फिर अनेक। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन करना है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तब ऐसे ही आंसर बताना है सभी लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? अनेक। अनेक यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुराने जमाने में भारत में किस भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत, हिंदी, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प में पुराने जमाने में बताना है। तब आपका यहां पर आपका विकल्प आता है, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था, है ना। ये आपको यहां पर पढ़ना है और फिर उत्तर यहां पर बताना है। ये रहा आपका प्रश्न, पुराने जमाने में भारत में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ए नंबर, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। 1 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी कहानी का भंडार दूर दूर देशों तक पहुंचा? केवल जातक, केवल कथा सरित सागर, केवल पंचतंत्र या फिर सभी। आपका उत्तर भारत की कौन सी कहानी का भंडार दूर दूर देशों तक पहुंचा, तो यहां पर आपका पैराग्राफ है, हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। तब आप उत्तर बताएंगे। ये आपका प्रश्न रहा, भारत की कौन सी कहानी का भंडार दूर दूर देशों तक पहुंचा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? केवल जातक, केवल कथा सरिस्तर, केवल पंचतंत्र। आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 4 नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 नंबर। यहां पर पैराग्राफ में आपको जो दिखाता हूं उसको पढ़ना है, फिर उत्तर बताना है। इलियड और ओडिसी महाकाव्य में कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां हैं? 38,000, 18,000, 28,000 या 27,000। ठीक है, इलियड और ओडिसी में। अब यहां पर आपको पढ़ना है, तो यहां से पढ़ना है, महाकाव्य, इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे।
इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 28,000। अब उत्तर आपको बताना है कि इलियड और ओडिसी महाकाव्य में कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां हैं। 28,000 हैं, है ना, 18,000 हैं, या फिर 28,000 या 27,000? सभी लोग आंसर बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है 28,000, यानी कि 3 नंबर आपका सही है। ठीक है, 28,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। पंचतंत्र में हमें समास बताना है। पंचतंत्र में दिगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधाराएं, कौन सा समास हो जाएगा आपका पंचतंत्र में? सभी लोग बताएंगे। व्याकरण से संबंधित है आपका और पंचतंत्र में समास बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने बता दिया है दिगु समास। दिगु यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। पंचतंत्र में जो समास है वो दिगु समास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिसी किसके द्वारा रचित एक महाकाव्य है? इलियड, कालरेज, होमर या फिर रिचर्ड्स के द्वारा? ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहां से जरा पढ़ो, यहां से पढ़ो। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ थे। तब आपको यहां पर प्रश्न बताना है कि ओडिसी किसके द्वारा रचित एक महाकाव्य है। आपको पैराग्राफ मैंने पढ़वाया है, इलियड, कालरेज, होमर या फिर रिचर्ड। तब सभी का आंसर आनी चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होमर। होमर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं, होमर कौन थे? होमर कौन थे? कथाकार थे, अध्यापक थे, महाकवि थे या अभिनेता थे? अभी हमने पंक्ति में पढ़ा है, अब आपको बताना है कि होमर कौन थे। सभी लोग आंसर बताएंगे। तब सभी का आंसर क्या आया है? महाकवि थे, यानी कि विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। मिशन कितना है अपना? मिशन 30 में से 30। मिशन 30 में से 30, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, होमर का महाकाव्य है तो इलियम, इलियड, ओडीपी या फिर क्रू एंड क्रू। होमर का महाकाव्य कौन सा है? ये 4 विकल्प में से बताना है। यहां पर आपके दिए हैं, यहां पर देखो, महाकवि होमर, जिसका काल ईसा 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की है। तो यहां पर आपको बताया है कि होमर का महाकाव्य है तो कौन सा है? इलियम, इलियड या फिर ओडीपी या क्रू एंड क्रू, है ना? तो आपका उत्तर होगा इलियड, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा, 2 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, महाकाव्य शब्द में कौन सा समास है? दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधाराय है? महाकाव्य शब्द में समास बताना है, समास कौन सा है? अब मैंने सोचा कि पैराग्राफ जो है बड़ा होता है, तब मैंने एक स्कीम सोची कि जो पैराग्राफ है और जो आपके उत्तर से संबंधित पैराग्राफ है इसको टिक करो और आप तक पहुंचाओ, फिर आप उत्तर बताएं। तो ऐसे में अपना समय भी खत्म होगा और आपको एक वो भी मिलती है कि हाँ हम उत्तर बता रहे हैं। और महाकाव्य शब्द में जो समास होगा वो कर्मधारा है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर कर्मधारा समास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनोखा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? केवल अनूठा, केवल अनुपम, केवल निराला या उपरोक्त सभी? अनोखा शब्द का बताना है आपको समानार्थी। सभी लोगों ने पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम जी सारे के सारे शब्द पढ़े हैं, है ना? अब अनोखा शब्द का यहां पर बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, निराला भी है, अनुपम भी है, अनूठा भी है ना। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वाई, विलासी, विकारी या विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही होगा विदुषी, यानी कि विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। 4 नंबर बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोने कोने में भारतीय साहित्य का भंडार किसने भरा है? इनमें से कोई नहीं, केवल कवियों ने, केवल विद्वानों ने, कवियों और विद्वानों दोनों ने यहां पर आपका दिया है। क्या दिया है? भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रहीं, किंतु पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग भारत में, सारे भारत में होता रहा। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए भारतीय साहित्य का भंडार भरा है। यहां से आपको उत्तर बताना है। पूछा गया है कि भारत के कोने कोने में भारतीय साहित्य का भंडार किसने भरा है? किसने भरा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर आता है कवियों और विद्वानों, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मिशन 30 में से 30। ठीक है, भारत की कहानियां किसको पार करके दूर देशों तक पहुंची? भारत की कहानियां किसको पार करके दूर देशों तक पहुंची? इनमें से कोई नहीं, हिमालय पर्वत और सागरों दोनों, केवल हिमालय पर्वत या केवल सागरों, ये बताना है हमें। तो यहां पर आपका है कि हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा दूर दूर देशों तक पहुंचा। तब आपको उत्तर बताना है। ये हैं आपके विकल्प। भारत की कहानियां किसको पार करके दूर देशों तक पहुंची, तो किसको, जल्दी से बताएंगे। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्या बताया है? हिमालय पर्वत और सागरों दोनों को पार करके दूर दूर देशों तक पहुंची हैं, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पर, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष की स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, है ना। परस परावलंब से उठो तथा बड़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और कसारे सरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब आपको बताना है खड़े और बड़े शब्द में निम्न में से क्या है? तुकांत है, इनमें से कोई नहीं है, विलोम है या पर्यायवाची है? आपको बताना है। खड़े और बड़े शब्द में यहां पर खड़े आया है और यहां पर बड़े आया है। खड़े बड़े शब्द में क्या है? यहां पर देख लो, यहां पर खड़े और यहां पर बड़े। ठीक है, तो खड़े और बड़े शब्द में क्या है? तब आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्या? 1 नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, तुकांत है। तुकांत 1 नंबर सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होकर के 1 नंबर नहीं कटवाना है। एक विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव अपन ने पढ़ लिया। अनंत का विलोम शब्द बताना है। प्रारंभ, अकाल, सीमित या फिर अंत। अनंत का विलोम शब्द बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका? ये प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा प्रथम की आपकी रोज प्रैक्टिस सेट चलेगी 9 बजे। ठीक है, अनंत का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा, क्या होगा? अंत। अनंत का होता है अंत, अनंत का अंत। गलत कर लिया ना, कंफ्यूज होके। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो और अंत मतलब जिसका कोई अंत हो, है ना। तब अनंत का विलोम होता है अंत। अनंत का विलोम क्या होता है? अंत, यानी कि विकल्प नंबर 4 होता है ना। ऐसे कंफ्यूज होके प्रश्न को गलत नहीं करना है जिन्होंने गलत कर लिया है। मिशन है 30 में से 30। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और बताना है। आपका प्रश्न है, अनंत खाली स्थान खड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। अनंत अनंत देव हैं खड़े, अनंत देव हैं खड़े, या फिर अनंत जो है अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े,
कौन सा अलंकार है? इनमें से कोई नहीं। समासोक्ति, वक्रोक्ति या फिर दीपक। अगर आपने अलंकार पढ़े हैं तो अलंकार, आपको अलंकार की परिभाषा पता होगी, और परिभाषा पता होगी तो उत्तर भी सही होगा, है ना। यहां पर आपको पंक्ति भी दी है, उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका इसमें जो सही उत्तर होगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार इसमें होगा, लेकिन यहां पर कोई यमक अलंकार नहीं दिया है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। यहां पर हमने देखा कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अनंत शब्द आया है 2 जगह, है ना, तो आपको याद रख लेना है, अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। तो ये जो है आपका विकल्प नंबर 1 जो है यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अनंत अनंत का शब्द तो एक ही निकल रहा, अर्थ तो एक है कि अनंत है, लेकिन 2 बार यूज हुआ है और अर्थ एक निकले, तब श्लेष अलंकार वहां पर होता है ना, कि एक ही शब्द का अनेकों बार अर्थ, अनेकों बार जो है आए लेकिन अर्थ एक ही हो, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्लेष, है ना। हाँ, बार बार आए और अर्थ भी अलग हो तो होता है अपना यमक, बार बार आए लेकिन अर्थ एक हो तो श्लेष, है ना। तो आपको स्वबाहु में स्व का अभिप्राय क्या है बताना है। सभी लोग बताएंगे स्वबाहु में स्व का अभिप्राय क्या है। यहां पर आपका शब्द आया है समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। स्वबाहु में स्व का अर्थ बताना है हमें, क्या हो जाएगा आपका? स्वबाहु में स्व का अभिप्राय अन्य से है, सुगंध से है, स्वयं से है, अतीत से है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर स्वयं से, स्वयं यानी कि विकल्प नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कौन सा नहीं है बताना। नहीं है, यहां पर नहीं और हैं भी अपन को देखना है। एक भी क्वेश्चन, एक मन में धारणा लेकर के जाओगे कि एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। जब ये धारणा आपके मन में रहेगी तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे। और यहाँ पर नहीं है तो नहीं है बताना है। कौन सा नहीं है? नभ है, गगन है, मगन या फिर नभ मंडल। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पर गगन दिया और यहाँ पर मगन दिया है। जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं, वो तो हमसे बन गया उत्तर, तो मगन की जगह गगन टिक नहीं कर देना, है ना। तब आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मगन सही होगा। ये अंतरिक्ष का पर्यायवाची नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका आकाश में कौन खड़ा? आकाश में कौन खड़ा? ग्रह, देवता, दानव या फिर तारे? तो इसको पढ़ो जरा। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। तो ये यहां पर आपको बताना है कि आकाश में कौन खड़ा है। ग्रह खड़े हैं, देवता, दानव या फिर तारे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये तो सरल है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवता। देवता यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से आपकी 9 बजे रोज रात्रि क्लास होगी हिंदी प्रथम भाषा जो अपनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देव का पर्यायवाची नहीं है बताना है। यहाँ पर नहीं और है में आपको विशेष ध्यान देना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? देवता, स्वर, दानव या फिर वसु। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा दानव। दानव यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, ठीक है, दानव सही होगा। दानव देव का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि क्या होता है ना। तो आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवता, स्वर, वसु ये देव के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि देवता दयालु मनुष्य को कहां बैठाए है? देवता दयालु मनुष्य को कहां बैठाए है? पैर पर, हाथ पर, नक्षत्र पर या फिर गोद पर? तो यहां पर अच्छे से देख लेना। यहां पर है कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी,
अभी अमत्र अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, है ना। तो ये यहां पर आपको बताना है कि देवता दयालु मनुष्य को कहां बैठाए हैं, पैर पर, हाथ पर, न छत पर या फिर गोद में। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोद में, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 4 है, ठीक है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख तो, देवता किसके स्वागत के लिए खड़े हैं, देवता किसके स्वागत के लिए खड़े, परोपकारी मनुष्य के, पापियों के, स्वयं के या फिर दानव के, है ना। तो यहां पर देखो, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, है ना। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो नायों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देवता किसके स्वागत के लिए खड़े हैं, तो वो खड़े हैं परोपकारी मनुष्य के लिए, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, परोपकारी मनुष्य, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग समझ के दे रहे हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है, कवि ने सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि मनुष्य अक्रमंड और धूर्त है, मनुष्य का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है, मनुष्य का काम ही गुलामी करना है, मनुष्य असामाजिक प्राणी है। तो आपको बताना है कि कवि ने सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है। जल्दबाजी में किसी को उत्तर नहीं देना, किसी को टिक नहीं करना, है ना। उत्तर बताना है तो समझ के बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य का जीवन आपसी सहकारिता पर निर्भर है। 2 नंबर आपका सही होगा, है ना। होता क्या है साथियों कि आपको 101% भी सही होता है कि उत्तर यही सही है, लेकिन जल्दी के चक्कर में और बनता है के चक्कर में आप गलत करके आते हो हमेशा, है ना। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को इस प्रकार से देखो कि आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता है ना। बिल्कुल भी नहीं बनता है मतलब आप बहुत अच्छे से देखोगे। इसलिए क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है। कवि के अनुसार मनुष्य कौन है जो एक दूसरे का विरोध करे, एक दूसरे से ईर्ष्या रखे, एक दूसरे के काम आए या फिर एक दूसरे के काम कभी ना आए। तो आपको बताना है कवि के अनुसार मनुष्य कौन है। आपने पढ़ा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आपका उत्तर क्या होगा, राइट आंसर बताना है। उत्तर बताया है एक दूसरे के काम आए, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है, जो विकल्प नंबर आपका सी है, वो बिल्कुल यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए, केवल परोपकारी, केवल दयालु, केवल भलाई करने वाला या उपरोक्त सभी। तो कवि के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सभी लोग आंसर बताएंगे। तब आपका राइट आंसर होगा परोपकारी भी, दयालु भी, भलाई करने वाला भी, यानी कि जो उपरोक्त सभी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक है। डी नंबर अपना मिशन है हिंदी प्रथम भाषा 30 में से 30, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं, कोई भी आशा नहीं, कहीं से भी कोई वो नहीं, है ना। 30 में से 30। मनुष्य को किसके लिए जीना चाहिए, अज्ञान के लिए, लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए, भलाई के लिए। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। आपके शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आएंगे, गद्यांश पद्यांश आएंगे। तो मैंने शिक्षा शास्त्र आपको सबसे पहले करवाया, है ना, फिर गद्यांश पद्यांश भी करवाया, और मनुष्य को किसके लिए जीना चाहिए, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या, भलाई के लिए जीना चाहिए, है ना, भलाई के लिए, है ना। जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो स्वार्थ के लिए लगा के आ जाओ, स्वार्थ के लिए भी नहीं, ज्ञान के लिए भी नहीं, ये इन तीनों को कट कर दो। एक आदत डालो, कैसी, प्रश्न जब सॉल्व करते हो तो प्रश्न का उत्तर अपने आप निकले, ऐसे करो कि यहां पर पूछा मनुष्य को किसके लिए जीना चाहिए, प्रश्न पहले पढ़ो, अज्ञान के लिए नहीं है, लोभ के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है, उत्तर अपने आप निकल करके आएगा। एक पहले काटना सीखो, प्रश्न के विकल्प को काटना सीखो, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करना, प्रश्न को काटोगे, समय पर्याप्त रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य को आपस में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भाईचारे से, असमानता से, विरोध से या फिर क्लेश से।
मनुष्य को आपस में कैसे रहना चाहिए? सभी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या होगा। मनुष्य को आपस में कैसे रहना चाहिए? आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी कि भाईचारे से, है ना, भाईचारे यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी 1 नंबर बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और वीडियो आपकी अगर तनक 5% भी काम आता हो तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो लाइक करके आज नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 5% भी मैं कुछ आपकी भले के लिए, आपकी भलाई के लिए या कैसे भी समझो बता रहा हूं तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहता है? परोपकारिता, विलासिता, निर्धनता या फिर अज्ञानता। यहाँ पर संदेश जो कवि ने दिया है परोपकारिता का, वो अपन को भी यहाँ पर निभाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं कि लेते तो बहुत कुछ हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते, है ना। तो वो आपने फिल्म देखी होगी अजय देवगन वाली, कैसी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो एक लाइक जो आपको देना है वो आपको जरूर खोना पड़ेगा, है ना। खोना नहीं मतलब अपना व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका उत्तर होगा परोपकारिता। 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अपने प्रथम भाषा के 30 प्रश्न खत्म होते हैं। सभी लोग बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो। आपके 30 में से 30 आए कि नहीं आए, किस किस के आए हैं, किसका एक आध प्रश्न गलत हुआ है वो जरूर बताएंगे, ठीक है। और रोज आपको 9 बजे आना है, पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है, बिल्कुल भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। धारणा मन से ये निकाल लेना कि हाँ ये तो बिल्कुल सरल है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो वो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है ना। तो एक भी क्वेश्चन ना गलत हो इसके लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर आदत आएगी हल करने का, है ना, हल करने की आदत आएगी, प्रश्न को सॉल्व करने को, प्रश्न पत्र को देखने का नजरिया आएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी हरिओम जी, अंजना जी, उदय जी और किरण जी, लोकेश जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। रिंकी पाल जी, कुमारी जी, है ना, कुमारी अंजू जी, स्मृता, पुष्पा, लोकेश जी, नेता जी और जुगल जी, बहुत बढ़िया। और मधुराज जी, महराज लोधी जी, लता जी, दिव्या जी, नेहा जी, कृष्णा जी और भोगराम, पुष्पा जायसवाल जी, मंगल जी, सभी लोगों को, है ना, धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी, सूरज साहू जी, सभी लोग धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपकी 10:10 पर हिंदी व्याकरण की होगी। जो हिंदी व्याकरण यहाँ पर पूछा गया है, जैसे अलंकार पूछा गया यहाँ पर, है ना, समास भी पूछ लिया गया। तो ऐसे जो आपकी हिंदी व्याकरण है जो आपको आप कन्फर्म करनी है कि आखिर समास में क्या होता है, अलंकार में क्या होता है, संधि भी पूछ ली जाएगी इसके अंदर, पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाएंगे। तो व्याकरण से कुछ भी आपके 4-5 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे। तो व्याकरण को भी आपको कन्फर्म करना है, जिनसे नहीं आती है वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। हाँ, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोगों के गुल्ला, हरिओम, उदय जी, किरण जी, लोकेश जी, मनीषा जी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज के हिंदी की वीडियो के लिए बस इतना ही। और जो भी और भी टेस्ट लगाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक दी है, परीक्षा ऐप को खरीदो। उसमें मैंने जो कोड बताया है वीडियो के शुरू में, उस कोड को यूज करो और 25% का उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे अगर खरीदोगे तो आपको 100% पैसे लगेंगे और इस कोड का यूज करोगे तो 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा परीक्षा ऐप, ठीक है। जो भी खरीदना चाहते हैं परीक्षा ऐप वो खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक से आप परीक्षा ऐप खरीदो। उसमें सिलेबस के अनुसार आपको टेस्ट करवाया जाता है, साथ ही रैंक दी जाती है। प्रदेश के बहुत सारे जो युवा हैं वो उस ऐप से जुड़े हैं और ऐप में रैंक दी जाती है कि आप किस रैंक पर पहुंचे हैं, है ना। तो आपका आकलन भी होता है और क्या होता है कि अपना अंदाजा लगता है तैयारी का किस प्रकार से है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।